तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड ऑफ लव का मैं पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ। तो बिना देरी करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्विलन लुई चेंगफेंग के पास जब जाती है तो वहाँ पहुंचकर क्विलन को मालूम पड़ता है कि अचानक से राजा की तबीयत खराब हो गई है। साथ साथ यहाँ पर ये लेटर राजा के खास आदमी ने भेजा हुआ था, यानी कि ये सच्ची बात है, यानी कि सच में राजा की तबीयत खराब हुई पड़ी है। जिसके चलते क्विलन डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ छोड़कर सीधा जा रही है राजा के पास उनकी तबीयत को चेक करने के लिए। जिस पर लुई चेंगफेंग भी क्विलन के साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर शुरुआत में तो क्विलन लुई चेंगफेंग को अपने साथ आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अगर लुई चेंगफेंग भी उसके साथ चले गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन लुई चेंगफेंग के काफी फोर्स करने के बाद क्विलन लुई चेंगफेंग के साथ निकल जाती है राजा के पास। पे दूसरी तरफ लीनी के पास पयुआन आता है और कहने लगता है कि उन्होंने ल्यूयांग सिटी में अजीब सी हलचल होते हुए देखी है, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को एक साथ कहीं पर जाते हुए भी देखा है, मानो कि वहाँ पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब वापस हम क्विलन को देख पाते हैं, जहाँ पर क्विलन ल्यूयांग सिटी का यूज करते हुए जा रही थी अपने महल की तरफ। साथ साथ यहाँ पर ल्यूयांग सिटी में हम कुछ नकाबपोश आदमियों को भी देख पाते हैं, जहाँ पर उन्हीं नकाबपोश आदमियों में से एक क्विली भी था, जिसके चलते हमें ये मालूम पड़ पाता है कि जो कुछ भी ये न्यूज अभी क्विलन को मिली थी राजा की तबीयत खराब होने की, वो सारी की सारी झूठ थी, ताकि क्विलन ल्यूयांग सिटी का रास्ता यूज करे और ठीक उसी टाइम पर क्विली लीनी के बाकी भाइयों के सैनिक का यूज करते हुए इनके ऊपर हमला कर दे और विजय हासिल करे। और फिर होना क्या था, क्विलन जैसी ल्यूयांग सिटी के रास्ते से गुजरती है तो ठीक उसी टाइम पर क्विलन की पूरी फौज के ऊपर हमला हो जाता है। ये सिचुएशन सबके लिए काफी ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि क्विलन अपने साथ ज्यादा सैनिकों को नहीं लेके आई हुई थी। साथ साथ यहाँ पर क्विलन, चेंगशिन, ताओजी और लुई चेंगफेंग का असिस्टेंट खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे थे और उन सैनिकों से लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्हें लुई चेंगफेंग को भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि लुई चेंगफेंग कहीं पे भी लड़ाई करने नहीं जाता, यानी कि लुई चेंगफेंग को लड़ना ही नहीं आता है। पर लुई चेंगफेंग आर्मी का हेड था, जिसके चलते इन लोगों का फर्ज बनता था लुई चेंगफेंग को प्रोटेक्ट करना, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इन्हें दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस लड़ाई में कोई पर्सन क्विलन की चेस्ट पर तीर से वार भी कर देता है, जो कि क्विलन के चेस्ट के काफी अंदर जाकर लगता है। वहीं पे लुई चेंगफेंग भी काफी हद तक घायल हो चुका था, और इवन ये लोग लुई चेंगफेंग को इससे पहले खत्म कर पाते हैं कि इतने में लुई चेंगफेंग के सामने चेंगशिंग आ जाता है, और इस रीजन की वजह से लास्ट में चेंगशिंग की लुई चेंगफेंग को बचाते बचाते डेथ हो जाती है। अब होना क्या था, इनके अपोनेंट में काफी सारे लोग थे और ये लोग तो उल्टा घायल भी हो चुके थे, जिसके चलते कुछ देर अगर ये लोग और लड़ते तो इनकी डेथ हो जाती है। तभी ठीक वहाँ पर लीनी पहुंच जाता है, और लीनी आते ही सबसे पहले तो क्विलन को बचाता है, और साथ साथ यहाँ पर लीनी के पीछे पीछे उसकी पूरी फौज भी आ जाती है। और ऑफ कोर्स लीनी अगर अकेला आया होता तो क्विली आराम से लीनी को हरा देता, लेकिन यहाँ पर लीनी अपनी फौज के साथ आया था, जिसके चलते क्विली काफी डर जाता है और तुरंत ही अपने सारे सैनिकों को लेके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद चेंग वहाँ पर आकर ताओजी को अपने साथ घोड़े में बैठाता है। वहीं पे लीनी क्विलन को अपने साथ घोड़े में लेके जाता है, और लुई चेंगफेंग का असिस्टेंट लुई चेंगफेंग को घोड़े में उठाकर लेके जाता है। मतलब एक तरह से लीनी की वजह से आज क्वी आर्मी मरते मरते बची है, क्योंकि अगर क्विलन और लुई चेंगफेंग मर जाते तो क्वी आर्मी किसी गलत पर्सन के हाथों में पड़ जाती, यानी कि क्विली के हाथों में पड़ जाती, जो कि 2 मिनट में आर्मी को तबाह कर सकता था। अब इसके बाद लीनी सभी लोगों को अपने टोंगपास एरिया में लेके जाता है, और साथ साथ लीनी जिंगशी आर्मी के डॉक्टर्स को भी बुलाता है उनका चेकअप करने के लिए। डॉक्टर का मानना ये था कि क्विलन के चेस्ट में एरो काफी डीप लगा है, जिसके चलते अगर ये लोग ज्यादा देर और रुके तो क्विलन की डेथ हो सकती है। वहीं पे अगर इन्होंने क्विलन के चेस्ट से एरो निकालने की कोशिश करी तो क्विलन को काफी ब्लीडिंग भी हो सकती है। यहाँ पर ताओजी की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक थी, जिसके चलते ताओजी अच्छे से क्विलन का चेकअप करती है, और साथ साथ इवन क्विलन के चेस्ट से एरो भी निकालती है। पर खैर एरो निकालना काफी ज्यादा हार्ड काम था, क्योंकि क्विलन को एरो निकालने में काफी पेन भी हो रहा था, जिसके चलते लीनी तुरंत ही क्विलन के मुंह में अपने हाथ को डाल देता है, ताकि क्विलन को अगर पेन हो तो वो तुरंत ही लीनी के हाथ को काट सके। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद क्विलन के चेस्ट से एरो निकल ही जाता है, और साथ साथ कुछ ही देर में क्विलन बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद हम लीनी को देख पाते हैं, जो कि रूम में अकेले बैठा हुआ था। साथ साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीनी के हाथ में काफी बड़ा घाव लग चुका था, क्योंकि क्विलन ने काफी बुरी तरह से लीनी के हाथ को काटा था। यहाँ पर पयुआन तुरंत लीनी के पास आकर उस पर चिल्लाने लगता है, और साथ साथ लीनी के घाव में मरहम पट्टी भी करता है। पयुआन लीनी से कहने लगता है कि तुम बिना किसी को बताए क्यों चले गए वहाँ पर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। हमने बड़ी मुश्किल से अभी अभी टोंगपास एरिया को अपने कब्जे में करा है, और अगर तुम ही नहीं रहे हमारे बीच में तो हम लोग कैसे जीत पाएंगे आगे। मतलब एक तरह से पयुआन को लीनी की फिक्र थी,
लेकिन वहीं पे लीनी को क्विलिन की फिक्र थी, लेकिन इसके बावजूद भी लीनी पैवान से झूठ कहते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो लुई चिंगफेंग को बचाने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर लीनी की बात सुन पैवान लीनी से कहने लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी लुई चिंगफेंग को बचाने की, क्या पता आगे चल के वो लोग हमें धोखा दे दे। और वैसे भी लुई चिंगफेंग क्वी आर्मी का मेंबर है, तो अगर वो मर भी जाएगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से। अब हम सुनजिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर सुनजिंग ने लीनी के फादर लियांग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पर सुनजिंग लियांग से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे तीनों बेटों को ऑर्डर दिया था जगह खाली करने के लिए, जहाँ पर तुम्हारे बड़े बेटों ने तो आराम से जगह खाली कर दी और इवन उन्होंने हमसे लड़ाई तक नहीं करी, लेकिन जब बात आती है तुम्हारे सबसे छोटे बेटे लीनी के ऊपर तो उसने तो हमारे साथ लड़ाई करी। और इतना ही नहीं बल्कि उसने हमारे इस ऑर्डर के बदले में हमें एक रिस्पांस लेटर भी भेजा हुआ है, जहाँ पर उसने इस लेटर के साथ साथ हमें डूकी का कटा हुआ सर भी भेजा है। साथ साथ लीनी ने इस लेटर में लिखा हुआ है कि आप चाहे तो मेरे फादर का सर काट कर ऐसे ही उन्हें खत्म कर सकते हैं, ताकि उनके खत्म होते ही मैं राजा बन जाऊं। ये बात सुनकर लियांग काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है और काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाता है, जिसके चलते लियांग तुरंत ही सुनजिंग से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मेरा सबसे छोटा बेटा ऐसे ही पागल है, वो शुरुआत से ही हमें अच्छा नहीं मानता और इस रीजन की वजह से वो हमें मारना चाहता है, लेकिन आप प्लीज उसकी बात मत सुनो। क्योंकि सुनजिंग को डर लगने लगा था कि अगर कोई भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया तो वो लास्ट में मारा जाएगा। यहाँ पर लियांग सुनजिंग से माफी मांगते मांगते अचानक से फड़फड़ाने लगता है, यानी कि कांपने लगता है और ठीक उसी टाइम पर वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सुनजिंग तुरंत लियांग का चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है, जहां पर डॉक्टर का मानना था कि लियांग बीमार है और अभी अभी जो कुछ भी लियांग के साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ था, यानी कि लियांग इमोशनली काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिसके चलते वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ गया था और इस रीजन की वजह से उसे हार्ट अटैक आया। इस न्यूज के बारे में शाओ को भी मालूम पड़ जाता है अपनी दासी के थ्रू, जिसके बाद शाओ अपनी दासी से कहने लगती है कि तुम चुपचाप से इस न्यूज को वही को भी बता के आ जाओ। और इस न्यूज से होता कुछ यूं है कि वही को जैसे ही मालूम पड़ता है कि उसके भाई का सर कट चुका है, यानी कि लीनी ने उसके भाई का सर काट दिया है, तो इस चीज की वजह से वही गुस्से में लियांग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर लियांग तो बेहोश पड़ा हुआ था बेड में, लेकिन वही लियांग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई है और मैं तुम्हारे बेटे को तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी मेरे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। जिसके बाद होना क्या था, वही तुरंत ही गुस्से में लियांग के पास जाती है और उसका जोर जोर से गला दबाने लगती है और इस रीजन की वजह से ठीक उसी टाइम पर लियांग की डेथ हो जाती है। इस बात का पता चलते ही सुनजिंग वही पे काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने लियांग को अभी तक अपने पास इसलिए रखा हुआ था ताकि वो लीनी को अपने काबू में कर सके, ताकि वो लीनी से अपना काम करवा सके। पर खैर इसके बाद सुनजिंग अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही लियांग की बॉडी को बरी कर दे और साथ साथ किसी को भी इस बारे में पता ना लगने दे कि लियांग की डेथ हो गई है। साथ साथ यहाँ पर वही सुनजिंग के पास जाती है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन सुनजिंग इतने ज्यादा गुस्से में था जिसके चलते तुरंत ही सुनजिंग वही को थप्पड़ मार देता है। सुनजिंग का मूड थोड़ा सा खराब था, जिसके चलते सुनजिंग अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए शाओ के पास जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर अभी तक शाओ को भी मालूम पड़ चुका था कि लियांग की डेथ हो गई है। सुनजिंग के अफसोस को थोड़ा सा कम करने के लिए शाओ सुनजिंग से कहने लगती है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लियांग बचा होता या फिर जिंदा होता इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीनी काफी ज्यादा समझदार और डिटरमाइंड पर्सन है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और इस रीजन की वजह से वो अपने फादर के होने या ना होने की वजह से रुकता नहीं कभी भी। शाओ की बात सुनने के बाद थोड़ा सुनजिंग को भी राहत मिलती है। साथ साथ यहाँ पर सुनजिंग शाओ से कहने लगता है कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैंने तो एक बुद्धू औरत से शादी करी। यहाँ पर सुनजिंग वही की बात कर रहा था, क्योंकि वही सुनजिंग की रियल वाइफ है, लेकिन वही की ही वजह से आज सुनजिंग को इतना बड़ा लॉस हो गया है। सुनजिंग की ये बात सुनकर शाओ सुनजिंग से कहने लगती है कि आपको वही के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो आपकी लवर है और लोगों के सामने भी वो आपकी रियल वाइफ है। जिसे सुनकर सुनजिंग शाओ को तुरंत ही हक करते हुए कहने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है और मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ। अब रात हो जाती है, जहाँ पर सैनिक लोग लियांग की बॉडी को बॉक्स के अंदर डालकर जंगल की तरफ लेके जा रहे होते हैं उसकी बॉडी को बरी करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर उनके साथ सुनजिंग का एक खास आदमी भी मौजूद होता है, जो कि पूरे टाइम पहरेदारी दे रहा होता है कि ये लोग काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि तभी उनमें से एक सैनिक सुनजिंग के आदमी का ध्यान भटकाता है और बाकी सैनिक तुरंत उन बॉक्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये बॉक्स एक्सचेंज क्यों हुए हैं, यानी कि लियांग अभी भी जिंदा है। अब हम वापस से लियांग को देख
पाते हैं जहाँ पर लियांग बेड में लेटा हुआ था और यहाँ पर लियांग को जैसी होश आता है तो सबसे पहले लियांग अपनी आंखों के सामने लीनी को देख पाता है। लीनी को देखते ही लियांग सबसे पहले तो लीनी को काफी मारता और कहने लगता है कि तुम कैसे बेटे हो, तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम सच में अपशगुनी हो, जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था वो सच है, तुम सबसे खराब बेटे हो मेरे। जिस पर लीनी फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हुए अपने फादर से ये भी कहता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, मैंने जो कुछ भी करा सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करा था। यहाँ पर लीनी लियांग को अपना प्लान बताते हुए कहने लगता है कि उसने सबसे पहले तो लियांग के खाने में एक स्पेशल टाइप की दवाई मिलाई जिसके थ्रू लोगों को ये लगेगा कि लियांग मर चुका है। साथ साथ उसने जानबूझ के इस टाइप का लेटर लिखा क्योंकि उसे मालूम था कि उसके फादर ये सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आकर बेहोश हो जाएंगे। और फिर होना क्या था, लियांग की बॉडी में तो दवाई थी जिसके चलते लोगों को लगने लगता है कि वो मर चुका है और इस चीज का अंजाम देती है वही, यानी कि वही तो नॉर्मली लियांग को मारती है लेकिन लोगों को लगता है कि वही की वजह से लियांग की डेथ हो गई, बल्कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दवाई की वजह से हो रहा था। और जैसे ही सभी लोग लियांग की बॉडी को बरी करने के लिए गए तो ठीक उसी टाइम पर इन्होंने बॉक्स को भी एक्सचेंज कर दिया और उसके बाद लियांग को सीधा लेके आ गए लीनी के घर पे। लेकिन इसके बावजूद भी लियांग को ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, बल्कि लियांग को दिखाई देता है तो ये चीज कि लीनी उसे मारना चाहता था। और यहाँ पर लियांग उल्टा लीनी को ये भी कहने लगता है कि अगर बाई चांस मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह से मर जाता तो तुम क्या करते। लेकिन भले यहाँ पर लियांग लीनी पे काफी चिल्ला रहा हो लेकिन इसके बावजूद भी लीनी लियांग से काफी पोलाइटली बात करता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं फादर, जब आपका मूड ठीक हो जाए तो मैं फिर से आऊंगा आपको चेक करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर जब लीनी अपने फादर के रूम से बाहर निकल रहा था कि तभी रास्ते में लीनी को गुवान दिख जाती है। यहाँ पर गुवान को मालूम था कि लियांग को लीनी ने फाइनली सेव कर लिया है और साथ साथ लियांग की कंडीशन थोड़ी सी खराब है। इसके चलते गुवान लियांग के लिए स्पेशल टाइप का सूप बना के लेके आई हुई थी जिसे बनाने में गुवान को काफी टाइम भी लगा था। इवन यहाँ पर गुवान आई हुई थी लीनी से परमिशन लेने के लिए ताकि वो लियांग का यानी कि लीनी के फादर का ध्यान रख सके। जहाँ पर शुरुआत में तो लीनी इस काम के लिए गुवान को मना कर देता है क्योंकि ऑफ कोर्स लीनी के फादर काफी गुस्सैल वाले हैं, तो हो सकता है कि वो अपने गुस्से में तुरंत ही जो है गुवान को नुकसान पहुंचा दे। पर गुवान लीनी से कहने लगती है कि इस चीज की चिंता आप मत करो, मैं इसी तरह से अपने घर में भी अपने भाइयों की केयर करा करती थी, हालांकि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इन सब चीज की आदत हो रखी है। और गुवान की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद लीनी भी गुवान को परमिशन दे देता है उसके फादर की केयर करने की। पे दूसरी तरफ चेंग ताऊजी से मिलने के लिए गया हुआ था उसकी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए, जहाँ पर ताऊजी चेंग से कहने लगती है कि मैं मेडिसिन लगाने में लगी हुई हूँ, थोड़े बहुत दिन मेरे को दर्द होगा लेकिन उसके बाद ये जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्विलन को भी होश आ चुका था, जहाँ पर क्विलन जैसी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि लीनी जस्ट उसके बगल में सोया हुआ है। यहाँ पर क्विलन देखती है कि लीनी को ढंग से चद्दर नहीं लगा हुआ, जिसके चलते क्विलन काफी मुश्किल से थोड़ा सा खड़ी होती है और लीनी को ढंग से चद्दर उड़ाने लगती ही है कि इतने में लीनी की भी आंखें खुल जाती है। यहाँ पर लीनी क्विलन को अपने से इतना ज्यादा क्लोज देखकर कहने लगता है कि क्या तुम एक बार फिर से मेरी किस को स्टील करना चाहती हो, यानी कि मेरी किस को चुराना चाहती हो। जिस पर क्विलन वापस से अपने बेड में लेटते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं तुम्हारे किस को चुराना चाहूंगी। क्विलन के इस रूड बिहेवियर को देखकर लीनी क्विलन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी इतनी बार प्रोटेक्शन करी और इसके बावजूद भी तुम हमेशा मेरे से अकड़ के बात करती हो। जिस पर क्विलन लीनी को प्रॉमिस करती है कि जब कभी भी लीनी खतरे में होगा तो उस टाइम पर क्विलन भले ही कितने भी मुसीबत में क्यों ना हो लेकिन इसके बावजूद भी क्विलन वहाँ पर जरूर आएगी लीनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर क्विलन को लीनी के थ्रू ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि उनके ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि क्विली है और क्विली ने ये सब कुछ काम लीनी के बाकी दो भाइयों के साथ मिलकर करा था। वेल ऑफ कोर्स लीनी के भाइयों की वजह से क्विलन के ग्रुप की ऐसी कंडीशन हुई, लेकिन यहाँ पर लीनी क्विलन से कहने लगता है कि मेरे भाई एक नंबर के मूर्ख है, जैसे तुम्हारा भाई है जो तुम्हें मारना चाहता है ठीक उसी तरह से मेरे भी भाई कुछ इसी टाइप के हैं। साथ साथ यहाँ पर क्विलन को बात करते करते अपने आर्मी मेंबर्स की टेंशन होने लगती है क्योंकि जब सारे के सारे हेड यहाँ पर है, सभी लोग घायल हो चुके हैं और यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो उनकी आर्मी के पास कौन होगा, कौन उनका ध्यान रख रहा होगा। और अगर वो लोग यहीं पे ही रहे तो हो सकता है कि उनके आर्मी मेंबर के ऊपर कोई हमला कर दे और इवन यांगजू एरिया को भी अपने कब्जे में ले ले। इवन क्विलन ये तक डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो और रेस्ट नहीं करेगी और तुरंत ही निकल जाएगी यांगजू एरिया के लिए, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपने एरिया को बचा के रहना है। लेकिन लीनी क्विलन को रोक देता और उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी कंडीशन ऑलरेडी खराब है और तुम्हारी तो कंडीशन है ही है खराब, लेकिन लुई चेंगफेंग की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। अगर तुम इसी कंडीशन में सभी को लेके जाओगे अपने साथ तो उल्टा तुम्हारी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी और इवन तुम्हारी कंडीशन तो ऑलरेडी खराब है, यानी कि तुम किसी से लड़ भी नहीं सकती हो अभी। वहीं पे दूसरी तरफ लुई चेंगफेंग को भी होश आ चुका था, जहाँ पर लुई चेंगफेंग के बगल में लुई चेंगफेंग का असिस्टेंट बैठा हुआ था उसका ध्यान रखने के लिए।
यहाँ पर असिस्टेंट लुई चेंगफिंग को बता देता है कि सब लोग सही सलामत है, लीनी ने टाइम पर आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया और इवन वो लोग अभी टोंग पास एरिया में ही मौजूद है और यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं। वेल बाकी सब चीजों को सुनने के बाद तो लुई चेंगफिंग थोड़ा बहुत खुश होता है, लेकिन लुई चेंगफिंग को काफी अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से चेंगशिंग मारा गया। जिस पर असिस्टेंट लुई चेंगफिंग से कहने लगता है कि आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चेंगशिंग की जगह मैं भी होता तो यही करता, मैं आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता। मैं और चेंगशिंग अनाथ थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी और क्विलन की वजह से ही हमें एक ऐसी जगह मिल पाई जहाँ पर हम कम से कम रह तो सकते हैं, जिसके चलते चेंगशिंग भले ही आपको प्रोटेक्ट करते करते मारा गया, लेकिन इस चीज का अफसोस चेंगशिंग को बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो उल्टा खुश होगा कि उसने अपने मालिक को प्रोटेक्ट करा। जिस पर लुई चेंगफिंग असिस्टेंट को चुप रहने के लिए कहते हैं और कहने लगता है कि अगर तुमने एक बार फिर से अपने आप को अनाथ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें भी खूब मारूंगा। साथ साथ यहाँ पर लुई चेंगफिंग भी सोच रहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करे, जहाँ पर असिस्टेंट लुई चेंगफिंग को भी यही सलाह देता है कि उन्हें पहले रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो लोग खुद ही जो है अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हम सब लोग इसी कंडीशन में वहाँ पर लड़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग लास्ट में मारे जाए, यानी कि एक तरह से हमें डबल नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एरिया का क्या है, एक बार फिर से हम एरिया को कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम ही मर जाएंगे तो हमारी आर्मी मेंबर्स का ध्यान कौन रखेगा। अब वापस से हम क्विलन और लीनी की तरफ आते हैं, जहाँ पर क्विलन लीनी से कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, मेरे एक छोटा सा क्या काम कर दोगे तुम? जितने भी लोग मर चुके थे क्या तुम उनकी बॉडी यहाँ पर लेके आ सकते हो ताकि हम उनकी बॉडी को ढंग से बरी कर सके। जिस पर लीनी क्विलन से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारा काम कर दिया है। यानी कि लीनी ऑलरेडी वहाँ से बॉडीज लेकर बरी कर चुका है उन बॉडीज को, और इवन यहाँ पर लीनी क्विलन को ये भी बताता है कि उसने चेंगशिंग की बॉडी को काफी अच्छी जगह बरी करा है। और इतना ही नहीं बल्कि लीनी ने चेंगशिंग की बॉडी बरी करने वाली जगह पर एक स्टोन भी रखा है ताकि सभी लोगों को याद रहे कि चेंगशिंग कहाँ पर है। लीनी क्विलन से कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि चेंगशिंग लुई चेंगफिंग का काफी खास आदमी था और काफी क्लोज भी था, जिसके चलते जब कभी भी लुई चेंगफिंग ठीक हो जाएगा, अच्छे से रिकवर हो जाएगा, तो उसके बाद लुई चेंगफिंग अपना रिस्पेक्ट चेंगशिंग को दिखा सकता है। मतलब होता है ना, काफी सारे लोग किसी की याद में उस लोकेशन में वापस जाते हैं उनसे बात करने के लिए, ठीक उसी तरह से लुई चेंगफिंग भी चेंगशिंग को उस स्टोन की हेल्प से पहचान सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो लीनी कितना अच्छे से क्विलन को समझता है। क्विलन के बोलने से पहले ही लीनी ने सारा काम कर दिया, और इवन क्विलन तक लीनी की ये सारी बातें सुनकर थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो जाती है अंदर से, जिसके बाद लीनी क्विलन को सूप पिलाता है। वहीं पे दूसरी तरफ चेंग और ताऊजी एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए थे, जहाँ पर चेंग ताऊजी को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसने ताऊजी के लिए एक स्पेशल काइंड की मेडिसिन खरीदी है ताकि ताऊजी को चोट लगने वाली जगह पर दर्द ना हो। पहली बात सुनकर ताऊजी चेंग से कहने लगती है कि तुम्हें मालूम है ना, मैं मेडिसिन खुद ही बनाती हूँ। जिस पर चेंग ताऊजी से कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पेन किलर वाली मेडिसिन बनानी नहीं आती होगी, और इसी रीजन की वजह से तुम सुबह कह रही थी कि तुम्हें चोट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। अब इसके बाद ताऊजी चेंग को बताने लगती है कि वो चेंग को इसलिए ढूंढ रही थी कि उसे थोड़ा बहुत आइसी वाटर और साथ साथ हनी चाहिए। जिसे सुनकर चेंग ताऊजी से कहने लगता है कि हम लोग तो नॉर्मली इधर उधर घूमते रहते हैं और इस रीजन की वजह से हमारे पास तो अवेलेबल होगा ही नहीं। जिस पर ताऊजी चेंग को बताने लगती है कि क्विलन काफी कड़वी दवाइयाँ खा रही थी, जिसके चलते क्विलन को खाना भी खाने में मजा नहीं आ रहा था, और इसी रीजन की वजह से मैं आइसी वाटर और हनी चाहती थी ताकि इन दोनों का ब्लेंड बनाकर मैं क्विलन को पिला सकूं, ताकि इसके थ्रू क्विलन को थोड़ी बहुत एनर्जी आ सके। पर खैर चेंग के पास तो ये सामान था ही नहीं, और साथ साथ यहाँ पर चेंग और ताऊजी की बात दूर खड़ा लीनी भी सुन लेता है, और ऑफ कोर्स क्विलन के लिए कोई सामान लाना हो और लीनी पीछे हट जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद लीनी अपने रूम की तरफ जब जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी पयुआन मौजूद था, जो कि लीनी को देखकर डांटने लग जाता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर गायब थे, तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया। जिस पर लीनी पयुआन को कुछ ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि मुझे एक बात काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रही है। विल भले क्विलन लुई चेंगफिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक चीज नोटिस करी है कि क्विलन के लिए लुई चेंगफिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्विलन लुई चेंगफिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और इसके पीछे क्या रीजन है ये तो लीनी को खुद नहीं मालूम। लीनी को पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों है कि क्विलन लुई चेंगफिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। पयुआन और लीनी अब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर बाओ भी पहुँच जाता है, जहाँ पर बाओ के हाथ में कोई नेट जैसी चीज मौजूद थी। वेल बाओ के आते ही लीनी तुरंत ही बाओ के साथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर इवन पयुआन लीनी और बाओ से पूछता भी है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर बाओ कहने लगता है कि ये सीक्रेट मिशन है और हम तुम्हें इस बारे में नहीं बताएंगे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 12 का एंड होता है। वेल अब एपिसोड 13 की शुरुआत में क्विलन लुई चेंगफिंग से मिलने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर लुई चेंगफिंग क्विलन से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यांगजू एरिया के लिए निकल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर खतरा बढ़ते जा रहा है।
जिस पर क्विलन साफ साफ लुई चेंगफेंग को मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वीक है और अगर इस हालत में वो यांगजू एरिया के लिए गया तो वो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। पर लुई चेंगफेंग तो किसी भी कीमत पर वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्विलन लीनी से ज्यादा क्लोज जाए। यहाँ पर लुई चेंगफेंग क्विलन को भड़काते हुए ये भी कहने लग जाता है कि अभी हम जेंगशी आर्मी के एरिया में है, तो अगर वो चाहे तो कभी भी हम लोगों को अपना हॉस्टेज बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द लीनी शीचांग एरिया में भी कब्जा करने वाला है, जहाँ का राजा और कोई नहीं बल्कि सुन जिंग है और वहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट है, जिसके चलते लीनी से अकेले ये काम नहीं होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारी अभी हेल्प कर रहा हो भले, लेकिन आगे चल के हमसे अपना काम निकलवाए। पर खैर यहाँ पर क्विलन लुई चेंगफेंग से कहने लगती है कि उसे पूरा का पूरा जेंगशी आर्मी में ट्रस्ट है, वो कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। साथ साथ यहाँ पर क्विलन लुई चेंगफेंग से आराम करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर लीनी गया हुआ था क्विलन से मिलने के लिए और यहाँ पर लीनी अपने साथ हनी भी लेके जाता है। वह लीनी के पास तो हनी नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्विलन के लिए लीनी मधुमक्खी के छत्ते में से हनी निकाल के लाया था क्योंकि क्विलन की दवाइयाँ काफी कड़वी थी और इस रीजन की वजह से क्विलन का मुंह भी कड़वा हो जाता और इस चीज की वजह से क्विलन को खाना खाने में भी दिक्कत होती क्योंकि मुंह के कड़वाहटपन की वजह से क्विलन को खाना भी कड़वा लगता। यानी कि लीनी ने इतने ज्यादा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ क्विलन के लिए करे। यहाँ पर लीनी क्विलन के लिए ब्रेड भी लेके आया हुआ था, जिसके चलते क्विलन ब्रेड को उन हनी के साथ खाती है और साथ साथ लीनी से पूछने लगती है कि वो सीचांग एरिया को अपने कब्जे में कैसे करेगा। जिस पर लीनी क्विलन से कहने लगता है कि अभी उसे खुद नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। उसे मालूम है कि वो सीचांग एरिया को अपने कब्जे में करेगा, लेकिन वो इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा इस चीज की प्लानिंग अभी तक उसने नहीं करी। और वैसे भी लीनी को भी मालूम था कि सीचांग एरिया को अपने कब्जे में करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा उनके लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा सैनिकों से घिरा पड़ा है और इवन लीनी अपनी काफी सारी आर्मी को तक क्यों न लगा ले उनसे लड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर चांसेस यही है कि जेंगशी आर्मी हार जाएगी। ये बात सुन क्विलन लीनी से कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी सीचांग एरिया को तुम्हारे कब्जे में करने के लिए, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को भी हमारी हेल्प करनी होगी यांगजू एरिया को सुनजिंग के कब्जे से हटाने के लिए। और मैं तुम्हें कंफर्म नहीं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें जिता ही दूंगी, लेकिन हाँ मैं अपना 100% जरूर दूंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी ना चल रही हो जिसके चलते हम लोग हार जाए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी, यानी कि यांगजू को सुनजिंग के कब्जे से छुड़ाने में हमारी हेल्प करनी होगी। और लीनी क्विलन के साथ काफी टाइम से रहता आ रहा है और इवन लीनी क्विलन के लिए फीलिंग भी रखता है और साथ साथ लीनी को क्विलन पे 100% ट्रस्ट है, जिसके चलते लीनी खुशी खुशी क्विलन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट डे क्विलन अपने प्लान को बताने के लिए लुई चेंगफेंग के पास जाती है, जहाँ पर लुई चेंगफेंग की कंडीशन काफी खराब चल रही थी, यानी कि लुई चेंगफेंग को खांसी के टाइम पर भी खून की उल्टी हो रही थी। यहाँ पर क्विलन लुई चेंगफेंग को बताने लगती है कि वो लीनी के साथ जाने वाली है शियांगचेंग एरिया में, वहाँ पर वो चोरी छुपे एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद जाकर जो है सुनजिंग को अपने कब्जे में लेंगे। ऑफ कोर्स ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन क्विलन और लीनी के साथ साथ वहाँ पर चेंग और बाओ भी जाने वाले हैं, जो कि काफी शानदार योद्धा भी है। यहाँ पर तो लुई चेंगफेंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि क्विलन लीनी के साथ शियांगचेंग एरिया में जाए, क्योंकि वहाँ पर जाना खतरे से कम नहीं है। और वैसे भी जेंगशी आर्मी का कोई भी पर्सन शियांगचेंग एरिया में जाकर अपनी सर पे मुसीबत पाले, लुई चेंगफेंग को इससे क्या, लेकिन लुई चेंगफेंग को क्विलन की काफी ज्यादा फिक्र है। इवन यहाँ पर क्विलन लुई चेंगफेंग को समझाती भी है कि इसके बदले में लीनी हमारी भी हेल्प करेगा यांगजू एरिया को सुनजिंग के कब्जे से छुड़ाने में। पर इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी जब लुई चेंगफेंग क्विलन की बात से सहमत नहीं होता तो तुरंत ही क्विलन लुई चेंगफेंग से कह देती है कि उसने डिसीजन ले लिया है और अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। और इतना कहने के बाद क्विलन वहाँ से चली जाती है। वहीं पे जब इस प्लान के बारे में पैवान को पता चलता है तो पैवान भी लीनी पे काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो लीनी अपनी जान को रिस्क में डालकर शियांगचेन एरिया में जा रहा है और अगर बाई चांस लीनी को कुछ हो गया तो पैवान क्या करेगा। और वहीं पे लीनी क्विलन को भी अपने साथ लेके जा रहा है, जो कि दूसरे आर्मी की पर्सन है और वो आगे चल के हो सकता है कि लीनी को धोखा दे दे और उल्टा लीनी को फंसा दे। पर लीनी भी ठान चुका था कि वो कैसे भी करके अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करके ही रहेगा। जहाँ पर पहले तो लीनी पैवान से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम हमारी आर्मी का ध्यान रखना। यहाँ पर लीनी पैवान को भी अपने साथ लेके जा सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स पैवान के पास उसकी आर्मी भी है और टोंगपास एरिया भी है। अगर पैवान वहाँ से चले गया तो टोंगपास एरिया को संभालेगा कौन। साथ साथ यहाँ पर लीनी पैवान से ये भी कहने लगता है कि अगर बाई चांस मुझे सुनजिंग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो तुम सुनजिंग के लिए भी एक लेटर लिखना। तुम उस लेटर में लिखना कि सुनजिंग मुझे खत्म कर दे ताकि इसके बाद तुम यहाँ के राजा बन जाओ।
वेल ऑफ कोर्स लीनी के लिए तो ये मजाक का टॉपिक था और इसके बाद लीनी वहाँ से चले जाता है। लेकिन वहीं पे पैवान लीनी की बात सुनकर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पैवान कहने लगता है लीनी से कि अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ और रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब इसके बाद लीनी गुवान से मिलने के लिए जाता है ताकि वो गुवान की हेल्प ले सके। एक्चुअली में गुवान के फादर सियांगचेन एरिया में ही रहते हैं और साथ साथ गुवान के फादर एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफी ज्यादा सच्चाई का साथ देते हैं। बट इस रीजन की वजह से गुवान के फादर के ऊपर काफी ज्यादा सुनजिंग ने अपना रोब भी झाड़ा है और सिर्फ गुवान के फादर के ऊपर ही नहीं बल्कि गुवान की ही तरह बाकी नोबल फैमिलीज के ऊपर भी सुनजिंग ने काफी ज्यादा रोब झाड़ा है अपना। बट ये सारी की सारी नोबल फैमिलीज को लोग काफी अच्छे से जानते हैं और इसी रीजन की वजह से सुनजिंग इनको खत्म भी नहीं कर सकता। साथ साथ सारे के सारे नोबल फैमिली सुनजिंग की कभी बात नहीं मानते थे, जो कि हमारे लीनी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि वो नोबल फैमिली सुनजिंग से हेट करती है, जिसके चलते लीनी को उनको ज्यादा मनाना भी नहीं पड़ेगा और वो खुशी खुशी लीनी की हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर लीनी गुवान से कहने लगता है कि प्रूफ के तौर पर गुवान कोई भी अपना इम्पोर्टेंट चीज उसे दे दे ताकि लीनी उस चीज को गुवान के फादर को दिखाकर उन्हें बता सके कि वो गुवान को जानता है। जिस पर गुवान लीनी से कहने लगती है कि इससे अच्छा मैं ही आपके साथ चली जाती हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और आप प्लीज मुझे इस चीज के लिए मना भी मत करना। साथ साथ अगर मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी तो कोई हम पे शक भी नहीं करेगा क्योंकि मैं उनसे ये कह दूंगी कि मैं अपने फादर से यहाँ पर मिलने के लिए आई हुई हूँ। और वेल गुवान के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद लीनी भी गुवान को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेल अब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी जहाँ पर ये लोग सामान बेचने वाले बनकर सियांगचेंग एरिया में जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर चेंग और गाओ सैनिक का रोल निभाएंगे और वहीं पे लीनी और क्विलन हस्बैंड वाइफ बनेंगे। और बची गुवान तो गुवान ये कहेगी कि वो क्विलन की बहन है। और अब इसके बाद कुछ ही देर में ये पांचों के पांचों निकल जाते हैं सियांगचेंग एरिया की तरफ। फिर यहाँ पर रास्ते में जाते टाइम गुवान नोटिस करती है कि क्विलन के हाथों में बहुत सारे निडल मौजूद है ताकि क्विलन लोगों से सामना कर सके। जिस पर गुवान क्विलन से पूछती हुई है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा सफर करना पड़ता होगा ना, कि आदमी लोगों के लिए तो इधर से उधर ट्रैवल करना नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहीं पे क्विलन एक लेडी है, इसके बावजूद भी वो इधर से उधर ट्रैवल करती है और सिर्फ ट्रैवल नहीं करती बल्कि लोगों से यानी कि दुश्मनों से लड़ती भी है। जिस पर क्विलन गुवान को कहने लगती है कि नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद है, यानी कि दुश्मन लोगों से लड़ना मुझे पसंद है और इसी चीज के चलते मुझे ये चीज बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती, मुझे ये सब कुछ नॉर्मल लगता है। वेल अब ये सभी लोग सियांगचेंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली में दो माँ बेटी अनाज लेकर सियांगचेंग एरिया की तरफ जा रही थी। वेल वो माँ जो है अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेकर जा रही थी, यानी कि शादी का रिश्ता तो तय हो गया था और वो जा रहे थे उसी लड़की के ससुराल। लड़की का जो हस्बैंड था किसी रीजन की वजह से उस टाइम पर अपने शहर में मौजूद नहीं था क्योंकि उसे जरूरी कुछ काम आ गया था, जिसके चलते ना चाहते हुए भी दोनों माँ बेटियों को वो अनाज वापस से अपने घर की तरफ लेके जाना पड़ता है। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे क्योंकि अगर सैनिक लोगों ने उन्हें अनाज ले जाता हुआ देख लिया तो वो तुरंत ही उनसे उनका अनाज छीन लेंगे। अब वेल जिस चीज का इन्हें सबसे ज्यादा डर था वही चीज उनके साथ हो जाती है। इन्हें आगे से काफी सारे सैनिक लोग उनकी ही तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो तुरंत इन माँ बेटियों को अनाज के साथ देख चुके थे। वेल ये सैनिक लोग इन माँ बेटी से अनाज छीनने के लिए तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इवन माँ को तो घायल भी कर देते हैं। साथ साथ इससे पहले कि वो सैनिक लोग उस लड़की को मार पाते कि तभी अचानक से वहाँ पर लीनी, चेंग, बाओ और क्विलन पहुंच जाते हैं उन्हें सेव करने के लिए। और हम सबको काफी अच्छे से मालूम है कि ये चारों के चारों कितने ज्यादा अच्छे योद्धा है, जिसके चलते होना क्या था, ये सैनिक लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं और कुछ ही देर में ये चारों के चारों मिलकर इन सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। वेल कुछ ही देर में उस लड़की की माँ को भी होश आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की की माँ काफी ज्यादा उनकी थैंकफुल होती है। साथ साथ उस लेडी को उन चारों की फिक्र भी हो रही होती है क्योंकि जिन सैनिकों को अभी अभी उन्होंने मारा वो सियांगचेंग के सैनिक थे, जिसके चलते हो सकता है कि उनके ऊपर उल्टा और भी ज्यादा बर्डन बढ़ जाए। जिस पर लीनी उस लेडी से कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने सारे सैनिकों को मार कर उन्हें ढंग से दफना दिया है और जब तक कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि इन सैनिकों को किसने मारा। और वेल अब उन दोनों माँ बेटी की हेल्प करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं सियांगचेंग एरिया की तरफ। वेल अब कुछ ही टाइम में सियांगचेंग एरिया पहुंच जाते हैं, जहां पर गुवान जाते ही सबसे पहले अपने महल जाती है। वेल गुवान पहले सैनिक से कहने लगती है कि फटाफट से फादर को बुलाओ, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। पर जैसा कि गुवान काफी ज्यादा शांत नेचर की थी, जिसके चलते उल्टा सैनिक भी जो है गुवान से बदतमीजों की तरह बात करने लग जाता है। यहाँ पर वो सैनिक गुवान से कहने लगता है कि अभी राजा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम कुछ दिन बाद आना यहाँ पर, वो भी काफी ज्यादा बिजी और मैं उनके पास नहीं जाने वाला हूँ। पर काफी टाइम से लीनी के साथ रहने के बाद गुवान अब चेंज हो चुकी थी, जिसके चलते जब वो सैनिक अच्छे से बात नहीं मानता तो तुरंत ही गुवान उस सैनिक पे चिल्लाने लग जाती है,
गुवान उस सैनिक से कहने लगती है कि शायद से तुम अपनी पोजीशन भूल चुके हो, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए मुझसे इस तरह से बात करने की, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल दे, यानी कि इस जॉब से निकाल दे, तो फटाफट से मेरा काम करो। यहाँ पर वो सैनिक भी गुवान के इस चेंज्ड बिहेवियर को देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो गुवान काफी ज्यादा शांत नेचर की थी, लेकिन अचानक से गुवान को क्या हो गया, जिसके बाद वो सैनिक तुरंत ही गुवान की बात मानते हुए तुरंत ही गुवान को लेके जाता है उसके फादर की तरफ। अब गुवान अपने फादर से मिलते ही उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसकी जर्नी काफी ज्यादा अच्छी रही और रास्ते में उसने जेंगशी आर्मी से भी मुलाकात करी, और इतना ही नहीं बल्कि वो अभी जो है लीनी के साथ आई हुई है, जो कि जेंगशी आर्मी का हेड है। और यहाँ पर लीनी इसलिए आया हुआ है क्योंकि वो आपकी हेल्प चाहता है। वैसे तो वो काफी ज्यादा शानदार और शक्तिशाली है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से गुवान इस बार अपने फादर से बात कर रही होती है, तो इस चीज से गुवान के फादर काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर गुवान के फादर गुवान से माफी मांगते हुए ये भी कहने लगते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस टाइप की हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहचानने में देरी कर दी। जिस पर गुवान अपने फादर से रिस्पेक्टली कहने लगती है कि आपको ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर सारे कामों में कुछ ज्यादा बिजी रहते थे, जिसके चलते उन्हें फैमिली के लिए टाइम निकालने में थोड़ी मुश्किल होती थी। और वैसे भी शुरुआत में तो मैं नॉर्मल सा काम करा करती थी, हमेशा शांत रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे समझ आने लगा कि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए। अब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में लीनी गुवान से मिलने के लिए एक टेम्पल में गया हुआ था। यहाँ पर गुवान ने लीनी को इसलिए मिलने के लिए बुलाया हुआ था ताकि वो लीनी को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता सके। एक्चुअली में जब से गुवान के फादर को सुनचिंग ने अपने जेल से आजाद किया है, तो उसके बाद से उन्होंने गुवान के फादर के पीछे बहुत सारे सैनिक जो है तैनात कर दिए हैं, ताकि वो सारी की सारी गुवान के फादर की अपडेट सुनचिंग को जाके दे सके। और ये चीज लीनी और लीनी के साथी लोगों के लिए खतरे का काम भी बन सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग अभी सियांगचिंग एरिया में है, यानी कि सुनजिंग के राज्य में। क्योंकि अगर सुनजिंग के आदमी लोगों ने गुवान के फादर को लीनी से मिलता हुआ देख लिया, तो तुरंत ये बात सुनजिंग को पहुंच जाएगी। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर में 4 है, तो अगर सुनजिंग के आदमी उनसे लड़ने लग गए तो 2 मिनट में लीनी और लीनी के दोस्तों का काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर पहले तो लीनी गुवान को थैंक यू कहता है, क्योंकि गुवान ने लीनी का काम करा। साथ साथ यहाँ पर लीनी गुवान से ये भी कहता है कि मैं बहुत ही जल्द आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम आपके फादर से मिल सके, ताकि किसी को भी मालूम ना पड़े। साथ साथ यहाँ पर लीनी और गुवान मंदिर में गए हुए थे, जिसके चलते गुवान लीनी को एक पेड़ के पास लेके जाती है और लीनी के साथ मिलकर उस पेड़ की पूजा भी करती है। इवन यहाँ पर गुवान लीनी को ये भी बताती है कि इस पेड़ की ब्रांचेस जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर कोई भी जख्मी पर्सन इस ब्रांच के पानी से नहाता है तो उसका दर्द भी कम हो जाता है, और साथ साथ जो है उसके जख्म भी जल्दी भरते हैं। यहाँ पर गुवान तो एक ब्रांच तोड़ लेती है ताकि किसी को भी गुवान पे शक ना हो, क्योंकि सभी लोगों को गुवान यही कह के गई हुई थी कि वो मंदिर जा रही है। तो अगर गुवान खाली हाथ मंदिर से वापस लौटेगी तो सुनजिंग के आदमियों को गुवान पे भी शक हो सकता है। साथ साथ ये सब कुछ सुनने के बाद लीनी भी उस पेड़ का एक ब्रांच तोड़ लेता है, और यहाँ पर लीनी ने और किसी के लिए नहीं बल्कि ये ब्रांच क्विलन के लिए तोड़ा हुआ था, क्योंकि क्विलन के भी चेस्ट में जख्म लगा हुआ है और लीनी चाहता था कि क्विलन का वो जख्म और दर्द जल्द से जल्द खत्म हो सके। अब इसके बाद लीनी अपने घर वापस चले जाता है, मतलब अपने घर वापस नहीं जाता बल्कि उसी जगह में जाता है जहाँ पर ये लोग अभी कुछ दिनों के लिए स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर लीनी क्विलन के पास जाकर सबसे पहले तो इसे ब्रांच दे देता है और कहने लगता है कि इससे तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर लीनी क्विलन को ये भी बताता है कि गुवान ने उसे ये बताया है कि उसके फादर उनसे बात करने के लिए तो रेडी है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे सुनजिंग के आदमी तैनात है, जिसके चलते अब उन लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरह से वो गुवान के फादर से मिले, जिससे सुनजिंग के नाही आदमियों को शक हो और इवन वो लोग आराम से एक दूसरे से बात भी कर सके। ये सारी चीजें सुनने के बाद क्विलन को तभी अचानक से एक आइडिया आ जाता है। क्विलन लीनी से कहने लगती है कि तुमने मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचा और मेरे लिए ब्रांच लेके आए, जिसके चलते मैं भी तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, जिसके चलते तुम आराम से गुवान के फादर से मिल सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है लीनी के भाइयों की तरफ, जहाँ पर वो लोग लीनी से काफी ज्यादा जले हुए थे, क्योंकि पहले तो लीनी सुनजिंग के कब्जे से अपने फादर को छुड़ाने में आजाद हो गया था। साथ साथ लीनी इतने सारे कंट्रीज से लड़ते लड़ते कम से कम आधी कंट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया था, जिस पर तुरंत ही छोटा भाई ली लई कहने लग जाता है अपने बड़े भाई ली जू को कि क्यों ना भाई हम लोग अपने फादर को टोंगपास एरिया से वापस लेके आ जाए। और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी अचीवमेंट लीनी ने करी है, तो क्यों ना हम लोग अपने फादर को यहाँ का राजा बना दे। इससे होगा कुछ यूँ कि हमारे फादर लियांग के कब्जे में कम से कम आधी कंट्रीज आ जाएंगी। साथ ही साथ आप राजा के फर्स्ट बेटे हो, जिसके चलते आप क्राउन प्रिंस बन जाओगे।
और इतना ही नहीं बल्कि दोनों भाइयों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी जिसके चलते अगर लीजो एक बार क्राउन प्रिंस बन गया तो तुरंत ही जो है वो लीलई को भी काफी अच्छी पोजीशन सौंपी देगा। और इस चीज से इन्हें एक और फायदा हो जाएगा कि ये लीनी की कराई मेहनत पर पानी फेर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं देखता कि किसने इन कंट्रीज को जीता है, बल्कि ये देखता है कि इन कंट्रीज का राजा कौन है। लीजू को भी लीलई का ये प्लान काफी पसंद आता है कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पर लीजू की भी वाइफ आ जाती है, जिसके चलते लीलई तुरंत ही कमरे से बाहर चले जाता है। यहाँ पर लीजू की वाइफ आई हुई थी थोड़ा बहुत लीजू से बात करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर बात करते टाइम लीजू की वाइफ लीजू से ये भी कहने लगती है कि लीनी भी आपका सगा भाई है, तो उसके साथ आप लोगों को इस तरह से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब लव वाला पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें मालूम था कि लीनी काफी अच्छे नेचर का है और इन लोगों को उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर भाई लीनी के भाई इतने ज्यादा खराब थे कि वो लोग लीनी की तो तारीफ कभी करते नहीं है और उल्टा ना ही किसी के मुंह से सुन पाते हैं, जिसके चलते लीजू तुरंत ही अपनी वाइफ को डांटने लगता है और कहने लगता है कि फटाफट से यहाँ से चले जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। जब से तुमने मेरे से शादी करी है उसके बाद से तुम हमेशा ही लीनी की तारीफ करती आ रही हो, ऐसा लगता है कि लीनी तुम्हारा कोई सगा है। अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेंग लीनी को सुबह सुबह बताता है कि तुम्हारे भाई गए हुए टोंगपास एरिया में अपने फादर से बात करने के लिए। जहाँ पर ये बात सुनकर लीनी को लगने लगता है कि मे बी उसके दोनों भाई लियांग से मिलने के लिए इसलिए गए हैं ताकि लियांग को ये ना लगे कि उनके दोनों बेटे उसकी फिक्र नहीं करते। बट मसला तो कुछ और ही था। यहाँ पर लीजू और लीलई जानबूझकर जो है लियांग से मिलने के लिए गए हुए थे ताकि वो लियांग के मन में ये भर सके कि उनको राजा की पोजीशन में होना चाहिए। और भले ही कोई पर्सन कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपनी तारीफ सुनते ही हर पर्सन जो है हवा में उड़ने लग जाता है और ऐसा ही ठीक लियांग के साथ होता है। यहाँ पर लियांग के आदमी जैसी लियांग की तारीफ करते हैं और इवन उससे ये भी कहने लग जाते हैं कि आपको राजा होना चाहिए, तो ये बात सुनकर उल्टा लियांग अपने आप को सच में राजा समझने लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लीनी और क्विलन को एक पेड़ के नीचे बात करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर लीनी क्विलन को बातों बातों में बताने लगता है कि मेरे सबसे बड़े भाई लीजू को बग से काफी ज्यादा डर लगता है। एक दिन उन्होंने मेरे को परेशान करने के लिए तुरंत ही मेरे कपड़ों में इंक डाल दी और ये चीज मेरे फादर भी देख लेते हैं, यानी कि उन्होंने मेरे गंदे कपड़े देख लिए थे। और लीजू उनके सामने भोले बनने का नाटक करते हुए तुरंत ही सारा का सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल देता है, जैसे कि मानो ये सब कुछ मैंने करा हो, वो भी जानबूझ के। और मेरे फादर भी कुछ खास मुझे पसंद करते नहीं थे, जिसके चलते उन्हें लगने लगा कि सच में मैंने ही ये काम करा है। लीजू तो उनका बहुत ज्यादा भोला है। इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा फादर से पनिशमेंट पड़ी और जिसके बाद मुझे अपने बड़े भाई पे काफी गुस्सा भी आया और मैंने लीजू को परेशान करने के लिए तुरंत ही जो है उसके स्टडी टेबल के ऊपर बग रख दिया। और फिर होना क्या था, जैसे ही लीजू अपने कमरे में गया और जैसे ही उसने अपने स्टडी टेबल के ऊपर बग को देखा तो वो काफी ज्यादा फूट फूट के रोने लगा। मतलब वो जमीन में लेट लेट के रोने में लगा हुआ था और जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था मेरे लिए। पर इसके बाद एक बार फिर से मुझे डैड से काफी ज्यादा डांट पड़ी क्योंकि मैंने उनके बेटे को रुला दिया था और मेरे फादर मुझसे इतना ज्यादा हेट करते थे जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया था, यानी कि अपने फैमिली से ही अलग कर दिया था। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर गुवान अपने फादर के साथ कपड़ों की शॉप के लिए निकल जाती है कपड़े लेने के लिए, जहाँ पर सुनजिंग का भेजा हुआ आदमी पूरे टाइम उनका पीछा करता है। मतलब कपड़े चेक करने के लिए उन्हें दूसरे कमरे में जाना था, जिसके चलते गुवान और गुवान के फादर एक कमरे में चले जाते हैं ताकि गुवान अपने फादर को बता सके कि कौन सा कपड़ा उनके लिए ज्यादा सही रहेगा। पर यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये सारी की सारी ट्रिक लीनी और क्विलन की थी। एक्चुअली में उस तरफ एक और गेट मौजूद था जिसके थ्रू गुवान और गुवान के फादर तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं और सुनजिंग के आदमी को गु फैमिली के ऊपर शक ना हो इसके लिए क्विलन अपने एक आदमी को उस रूम में भेज देती है जो कि अच्छे से लोगों की आवाज निकालना जानता था, जिसके चलते क्विलन का भेजा हुआ आदमी पूरे टाइम गुवान और गुवान के डैड की आवाज निकालने में लगा होता है। और इस चीज के चलते सुनजिंग के आदमी को भी यही लगता है कि कमरे में बैठकर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब आप लोग ये मत सोचने बैठ जाना कि हो बाप बेटी एक ही रूम में घुस रहे हैं कपड़े चेक करने के लिए। पुराने टाइम में लोग पहले तो कपड़े का मटेरियल देखते थे और इवन कलर चूज करते थे और उसके बाद चेक करते थे कि क्या वो कलर उनके चेहरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, और फिर देन उसके बाद किसी दर्जी को देते थे कपड़े सिलवाने के लिए। यानी कि एक तरह से गुवान अपने फादर को कमरे में यही बताने गई थी कि कौन सा कलर उन पे सूट करेगा और किस टाइप का मटेरियल और डिजाइन उन्हें खरीदना चाहिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 13 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में गुवान के फादर खुशी खुशी लीनी की हेल्प करने के लिए तैयार थे। इवन गुवान के फादर लीनी को ये भी बताते हैं कि बाकी नोबल फैमिलीज भी तैयार हो जाएंगी नीली की मदद करने के लिए, क्योंकि वो सभी के सभी खुद सुनजिंग से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो खुद चाहते हैं कि वो सुनजिंग को यहाँ से हटा दे। लेकिन स्टिल अभी भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर लीनी को बाकी नोबल फैमिलीज से मिलने के लिए उन्हें अपना प्लान बताने के लिए ठीक इसी तरह से छुप छुप के मिलना होगा, क्योंकि सुनजिंग ने बाकी नोबल फैमिलीज के घर में भी अपने आदमियों को भेजा हुआ है उनपे नजर रखने के लिए। मतलब इनकी बातचीत तो हो चुकी थी,
थी, जिसके चलते सुनजिन का भेजा हुआ जासूस इससे पहले ये जान पाता कि गुवान और गुवान के फादर कमरे से बाहर निकले हैं कि ठीक सही टाइम पर गुवान और गुवान के फादर कमरे में पहुंच जाते हैं। वहीं पे लीनी और क्विलन अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आकर आज की लेटेस्ट न्यूज काफी सारे पन्नों में लिखकर उसे उड़ा देता है। उन पन्नों में ये न्यूज थी कि लियांग अब राजा बन चुका है और साथ साथ लियांग का पहला बेटा लीजू क्राउन प्रिंस। और जब गांव वालों को ये न्यूज मिल चुकी है तो सुनजिन के पास तो ये न्यूज जाएगी ही जाएगी, जिसके चलते सुनजिन काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि सुनजिन को अभी तक मालूम नहीं था कि लियांग स्टिल जिंदा है और लीनी अपने फादर को बचाने में कामयाब रहा। ये सब कुछ लीनी की चाल थी अपने फादर को बचाने की। ये न्यूज सुनने के बाद सुनजिन काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो मेन गेट की सिक्योरिटी को और टाइट कर दे, किसी भी फॉरेनर को आने जाने ना दे। इवन गांव में भी अभी जितने भी फॉरेनर्स रह रहे हैं यानी कि बाहर के लोग रह रहे हैं उन्हें भी तुरंत पकड़ लिया जाए क्योंकि उनमें से ही कोई लीनी हो सकता है। इस न्यूज को देखने के बाद लीनी भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। लीनी को मालूम था कि हो ना हो इस न्यूज के बारे में सुनजिन को भी पता चल गया होगा और इस रीजन की वजह से सुनजिन तुरंत ही अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर देगा, अपने आसपास की भी और इवन मेन गेट की भी, जिसके थ्रू जो है ये लोग आए थे। और इससे होगा यूं कि लीनी अपना प्लान तो एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा, यानी कि सुनजिन को अपने कब्जे में तो कर नहीं पाएगा। वहीं पे साथ साथ अगर लीनी वापस अपने टोंगपास एरिया की तरफ जाने की सोचेगा भी तो वो भी उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि सुनजिन ने ऑलरेडी मेन गेट के पास हाई सिक्योरिटी कर दी होगी, जिसके चलते इन लोगों का बाहर जाना भी अब मुश्किल है। फिर लीनी इस बारे में क्विलन को बता ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ पर बाओ और चेंग आकर लीनी को बताने लगते हैं कि इस न्यूज के फैलने की वजह से सुनजिन ने अपने और भी आदमी जो है गू फैमिली के आसपास लगा दिए हैं, यानी कि लीनी चाहकर भी खुद को बचाने के लिए गू फैमिली की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर अब और भी ज्यादा लोग तैनात हो चुके हैं गू फैमिली पर नजर रखने के लिए। सीचेंग एरिया में प्रॉब्लम आ चुकी है। इस न्यूज के बारे में लुई चेंग फेंग को भी मालूम पड़ जाता है, जिसके चलते लुई चेंग फेंग तुरंत ही ताओजी को ऑर्डर देता है कि वो कैसे भी करके सीचेंग एरिया में जाकर क्विलन को सही सलामत वापस लेके आए। वहीं पे दूसरी तरफ लीनी और उसके दोस्तों का तो जहाँ पर वो रेंट में रह रहे थे वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुनजिन के सैनिक एक एक कर सारे रूम की तलाशी लेने में लगे हुए थे। वो चेक कर रहे थे कि क्या किसी कमरे में कोई फॉरेनर है कि नहीं है। पर कहते हैं ना कि अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है, ठीक वैसा ही लीनी के साथ भी होता है। वेल लीनी और क्विलन तो इधर से उधर भागने में लगे हुए थे सिर्फ और सिर्फ सैनिक से बचने के लिए। तभी अचानक से लीनी और क्विलन किसी अननोन पर्सन के घर में घुस जाते हैं वहाँ पर छुपने के लिए। पर जैसे ही उस घर की ओनर आती है तो उस घर की ओनर और कोई नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसे रास्ते में लीनी ने बचाया था। और फिर होना क्या था, लीनी और लीनी के दोस्तों ने अपनी जान पे खेलकर उस लेडी और उस लेडी की बेटी को बचाया था, जिसके चलते वो लेडी तुरंत ही लीनी और लीनी के दोस्तों को अपने घर में छुपा देती है। वेल इस न्यूज के बारे में लुई चेंग फेंग को भी मालूम पड़ जाता है कि ताओजी को फाइनली क्विलन मिल चुकी है और क्विलन अभी सही सलामत है और कुछ ही टाइम में वो लोग निकलने वाले हैं यहाँ से अपनी जान बचाकर। वेल इस न्यूज को सुनने के बाद लुई चेंग फेंग काफी खुश होता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर लुई चेंग फेंग अपने असिस्टेंट को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि वो इस न्यूज के बारे में पैयुआन को भी बता दे। साथ साथ यहाँ पर लुई चेंग फेंग अपने असिस्टेंट को पैयुआन को ये भी कहने के लिए कहता है कि वो टोंगपास एरिया को खोल दे ताकि लुई चेंग फेंग की आर्मी भी टोंगपास एरिया में घुस सके, ताकि अगर बाई चांस अचानक से खतरा आ जाता है उन लोगों के ऊपर तो जेंगशी और क्वी आर्मी मिलकर उन लोगों को बचा पाए। वेल भले ही ये लोग बच चुके हों लेकिन कब तक ये लोग बचे रहेंगे, एक न एक दिन तो सैनिक लोग इन्हें पकड़ ही लेंगे, जिसके चलते इन्हें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, अदरवाइज ये लोग इस माँ बेटियों को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। जिस पर क्विलन लीनी को यहाँ से भागने का प्लान बताने लगती है कि ये जो लड़की है उसकी शादी होने वाली है और उसके हस्बैंड को किसी ने भी नहीं देखा है, तो अगर तुम हस्बैंड बनकर बारात लेकर यहाँ पर आओ और मैं इस लड़की की जगह तुमसे शादी करूँ, वो भी नकली का, जिसके बाद शादी होते तुम मुझे यहाँ से लेके चले जाना और किसी को भी शक नहीं होगा और हम सियानचेन एरिया से भी बाहर भाग जाएंगे। वेल ये प्लान लीनी को पहले तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस प्लान की वजह से दोनों माँ बेटियों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर ओल्ड लेडी भी ये प्लानिंग सुन चुकी थी, जिसके चलते वो खुशी खुशी इनको अलाउड कर देती है ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि लीनी और उसके दोस्तों ने उस ओल्ड लेडी की बेटी और उसकी जान बचाई थी, जिसके चलते इतना तो वो कर ही सकती है उनके लिए। फिर होना क्या था, लीनी तुरंत ही बारात लेकर आता है जहाँ पर लीनी की बारात में चेंग, बाओ और ताओजी भी मौजूद थे। और फिर कुछ ही टाइम में ये लोग नकली की शादी करते हैं और फिर निकल जाते हैं सियांचेन एरिया से, यानी कि फाइनली ये लोग आजाद हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये लोग अपने घर भी पहुंच जाएंगे। वेल इस न्यूज के बारे में लुई चेंग फेंग को भी मालूम पड़ चुका था, जहां पर लुई चेंग फेंग काफी ज्यादा खुश था क्योंकि क्विलन सही सलामत अब घर वापस आने वाली है। साथ साथ यहाँ पर हम लुई चेंग फेंग के दोगलेपन को भी देख पाते हैं, जहाँ पर लुई चेंग फेंग ने एक लेटर लिखा हुआ था सुनजिंग के लिए। इस लेटर में लुई चेंग फेंग ने सुनजिंग से कहा था कि अगर आप हमें यांगजू एरिया वापस कर
लेंगे तो इसके बदले में मैं आपकी हेल्प करूंगा टोंग पास एरिया को वापस से आपके हवाले करने में। यानी कि शुरुआत में क्वी आर्मी काफी अच्छे से जेंगशी आर्मी के आसपास रहेगी और फिर लास्ट में उनके सारे आर्मी मेंबर्स को घायल कर टोंग पास एरिया अपने कब्जे में कर लेगी और फिर उसे वापस से सौंप देगी सुनजिंग को। और सुनजिंग ने भी लुई चिंगफेंग की काफ़ी तारीफ सुनी थी। इवन क्वी आर्मी लोग भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट भी करी हुई है, जिसके चलते सुनजिंग खुशी खुशी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार था। और वैसे भी लुई चिंगफेंग के साथ हाथ मिलाकर सुनजिंग को ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम लीनी और लीनी के दोस्तों को देख पाते हैं, जहाँ पर ये लोग जा रहे थे अपनी घर की तरफ और क्विलन ने उन्हें ये रास्ता बताया था। वेल ये रास्ता थोड़ा सा लंबा था लेकिन ये काफी ज्यादा सिक्योर रास्ता था और इसी रीजन की वजह से ये लोग इस रास्ते को यूज कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पर कुछ देर चलने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तो बीच में ये लोग आराम करने के लिए बैठे ही होते हैं कि इतने में ताओजी चेंग के पास जाकर उसको काफी सारे फ्रूट्स और नट्स देती है। वेल चेंग उन फ्रूट्स एंड नट्स को बाओ के साथ भी शेयर करता है, जिसे खाने के बाद बाओ चेंग से कहने लगता है कि ताओजी तुम्हारी कितनी केयर करती है, जिसे सुन चेंग बिल्कुल ही नॉर्मल वे में कहने लगता है कि किसने बोला कि सिर्फ ताओजी मेरी केयर करती है, ताओजी तो नेचर में है ही अच्छी, वो सबकी ऐसी हेल्प करती है। पर बाओ तो ताओजी की फीलिंग को देख चुका था और इवन ताओजी को भी गुस्सा आता है कि चेंग ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं सबको सेम ट्रीट करती हूँ, जिसके चलते ताओजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वेल ताओजी को गुस्से में जाता हुआ देखने के बावजूद भी चेंग तो पहले तो ताओजी के पीछे जाने ही नहीं वाला था, लेकिन फिर बाओ चेंग को काफी फोर्स करता है और कहता है कि तुम जाओ और उससे माफी मांग के आओ, तुमने उसको बुरा फील करवाया है। तब जाकर चेंग जो है ताओजी के पीछे पीछे जाता है, पर इस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता। वेल चेंग तो ताओजी के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है, बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये गलती कभी भी नहीं करूंगा। जिस पर ताओजी चेंग से कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, तुम लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी गलती कहाँ पर थी। पर चेंग को तभी मालूम ही नहीं है कि उसने ऐसा क्या बोला, जिसके चलते ताओजी उससे गुस्सा हुई। जहाँ पर चेंग के इतने अजीब से जवाब को सुनकर ताओजी एक बार फिर से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ लीनी और क्विलन एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर शुरुआत में ये लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद काफी सारी बातें भी करते हैं, जहाँ पर लास्ट में लीनी और क्विलन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जब पूरा वर्ल्ड पीस में चले जाएगा तो उसके बाद लीनी और क्विलन एक दूसरे से वापस जरूर मिलेंगे। वहीं पे हम सुनजिंग और शाओ को देख पाते हैं, जहाँ पर सुनजिंग महल की टॉप में खड़ा होकर बाहर के नजारे को देखने में लगा हुआ था कि तभी इतने में सुनजिंग के पास शाओ चली जाती है। यहाँ पर सुनजिंग थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे भी ये सब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। साथ साथ यहाँ पर इवन शाओ भी सुनजिंग से कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ सुनजिंग चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, जिसके चलते शाओ चाहती थी कि सुनजिंग इन सभी फालतू की चीजों को छोड़कर उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे, क्योंकि रोज लड़ाई झगड़ा करना एक ना एक दिन तो किसी ना किसी को तो जीतना है और एक ना एक दिन कोई ना कोई आकर सुनजिंग की पोजीशन उसे छीन के रहेगा। तो इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी सही नहीं है और लास्ट में होगा क्या, इन सब चीज की वजह से इंसान के मन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन रहेगी। अब वहीं पे हम दूसरी तरफ जेंगशी आर्मी को देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल ही घायल हालात में मौजूद थे। यहाँ पर इनकी बातों के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि लुई चिंगफेंग यानी कि क्वी आर्मी और ऊपर से सुनजिंग आर्मी साथ में मिलकर जेंगशी आर्मी के ऊपर हमला कर दी थी और इस रीजन की वजह से ये लोग बहुत ही जल्द हार गए और ऊपर से साथ साथ इन्होंने टोंग पास एरिया को भी अपने हाथ से गंवा दिया। और चलो ये सब चीजें तो ये वापस से भी जीत सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई की वजह से इनके बहुत सारे भाई बंधु यानी कि जेंगशी आर्मी के मेंबर्स मारे गए और बहुत सारे लोग इवन घायल भी हो गए। और अपनी आर्मी की इतनी बुरी हालत देखकर पैवान को अंदर से काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्वी आर्मी की वजह से हुआ। क्वी आर्मी ने उन्हें धोखा दिया। वहीं पे दूसरी तरफ क्विलन और ताओजी अपने कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां पर लीनी और चेंग क्विलन और ताओजी को उनके कैंप में छोड़ने के बाद जैसे ही अपने कैंप की तरफ निकलने वाला था कि इतने में क्विलन और ताओजी उन्हें रोक देते हैं। क्विलन लीनी से कहने लगती है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ तक छोड़ा, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को भी सेफली तुम्हारे महल तक छोड़ के आऊँ। जिसके बाद क्वी आर्मी के थोड़े से मेंबर्स क्विलन, ताओजी, लीनी, चेंग और बाओ सारे के सारे घोड़े में बैठकर निकल जाते हैं टोंग पास एरिया की तरफ। वेल अब ये सभी लोग जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें फील होता है कि शायद से बहुत सारे सैनिकों का झुंड उनकी ही तरफ आ रहा है, जिसके चलते लीनी और चेंग तुरंत ही सभी को वहीं पे ही रोक कर आगे का रास्ता चेक करने के लिए चले जाते हैं कि क्या आगे का रास्ता सेफ है कि नहीं है। पर जैसे ही लीनी और चेंग अचानक से आगे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कोई लड़ने के लिए लोग नहीं मौजूद है, बल्कि वो तो उनकी जेंगशी आर्मी है।
और इवन यहाँ पर लीनी क्लियरली देख पाता है कि उनकी जेंगशी आर्मी कितनी बुरी तरह से घायल हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर लीनी को पैवान के थ्रू ये भी मालूम पड़ जाता है कि उनके हाथों से टोंगपास एरिया चले गया है और इवन इन सब चीज में क्वी आर्मी का हाथ था, यानी कि क्वी आर्मी ने सुनजिंग के साथ मिलकर ये सब कुछ करा। अब यहाँ पर क्विलन और ताओजी लीनी के पीछे पीछे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर क्विलन जेंगशी आर्मी की इतनी बुरी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा फील करती है। पर वहीं पे जेंगशी आर्मी के सारे मेंबर्स क्विलन को देखते ही काफी गुस्से में आ जाते हैं और लीनी से कहने लगते हैं कि इसे मार दो, इसकी वजह से आज हमारे इतने सारे भाई मारे गए और इतने सारे भाई घायल हो गए। इन लोगों की वजह से ना ही हमारे रहने का ठिकाना है, ना ही खाने पीने का बंदोबस्त है। जब क्वी आर्मी घायल हुई थी तो हम लोग चले गए थे तुरंत ही अपनी जान की बिना फिक्र करे इनको बचाने के लिए, लेकिन लास्ट में इन्होंने उल्टा हमें धोखा दे दिया। वेल ऑफ कोर्स लीनी तो उस टाइम पे बिल्कुल ही शॉक्ड में था। लीनी से देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या हो गया उसकी जेंगशी आर्मी के साथ। भले ही उसका कोई कितने से भी कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसकी जेंगशी आर्मी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसके चलते लीनी तुरंत ही क्विलन के पास जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है, जिस पर क्विलन शुरुआत में बोलती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी बोलूंगी लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। वेल क्विलन तो ज्यादा कुछ लीनी को नहीं कहती, बट लीनी क्विलन को काफी कुछ कहता है। लीनी क्विलन से कहने लगता है कि तभी तुम मेरे साथ सियांगचिंग एरिया जाने के लिए तैयार हो गई थी और मेरी हेल्प करना चाहती थी ताकि मेरे पीठ पीछे तुम्हारी बाकी आर्मी मेंबर्स मेरी जेंगशी आर्मी को घायल कर सके, और तुम जानबूझकर ही हमें लंबे रास्ते से लेके आई ताकि हमें ज्यादा टाइम लगे यहाँ पर पहुँचने में। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, अपनी आर्मी के लिए सारी स्ट्रेटेजी बनाने का काम तो तुम ही करा करती थी। सभी लोग तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग ही चलते थे, तुम ही बताती थी कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, तुमने ये सारी की सारी प्लानिंग बनाई, तुमने ही जानबूझकर मुझे ये एडवाइस दी कि हमें सियांगचिन एरिया जाना चाहिए ताकि हमारे वहाँ पर जाते तुम लोग यहाँ पर अटैक कर सको। और इतना ही नहीं बल्कि जानबूझ के यहाँ पर हमें लेट लेके आई ताकि तुम्हारी आर्मी तब तक अपना काम खत्म कर सके। यहाँ पर क्विलन अपने जवाब में बस इतना ही कहती है कि मैंने ये नहीं करा है, बट लीनी तो काफी गुस्से में था। लीनी क्विलन से कहने लगता है कि हम लोगों ने टोंगपास एरिया से बाहर आकर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करा अपनी जान की बिना फिक्र करे, लेकिन तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वेल क्विलन भी उस टाइम पर स्पीचलेस थी। क्विलन को खुद नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या हुआ और किसने क्या करा, जिसके चलते क्विलन लीनी से बिना कुछ कहे वहाँ से जाने ही वाली होती है कि इतने में लीनी तुरंत ही क्विलन के सामने अपनी तलवार रख देता और कहता है कि यहीं पे रुक जाओ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 14 और पार्ट 6 का एंड होता है। अब हमें आगे ही वाले पार्ट्स में मालूम पड़ेगा कि इनकी फ्रेंडशिप कब तक टिकने वाली है, कहीं लीनी गुस्से में आकर क्विलन के साथ कुछ कर ना दे। पर खैर, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me fall into the